हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशल नया चैप्टर मेरी तरफ से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, है ना। अभी तक हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर फिनिश किया। काइनेमेटिक्स किया है जिसको हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किया, फिर उसके बाद फ्रिक्शन किया, कंस्ट्रेंट मोशन किया, और उसके बीच में मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की एक वीडियो बनाई थी, और वेक्टर हमने बताया, है ना, 2 पार्ट में डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। तो नए चैप्टर की हेडिंग नए पेज पे लिखिए आप लोग, वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। क्या सर 3 चैप्टर का नाम ले रहे हो और 1 चैप्टर बता रहे हो? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ है। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत पसीना हो रहा है। तो इस चैप्टर में किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे? जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है, वर्क। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो वर्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। काम कुछ नहीं है, काम के बारे में पढ़ने वाले। क्या सर, कैसा दिन आ गया काम के बारे में सिर्फ बात करते हो? तो काम के बारे में ही है, दुनिया पूरी काम पे टिकी है। तो आइए देखते हैं वर्क। हमने कहा कि वर्क, तो वर्क का अगर मैं डेफिनेशन अगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं तो मैं कैसे शेयर करूंगा? काम किया मैंने, मार्कर को कैच किया, काम किया मैंने, मार्कर को ऊपर उठाया, काम किया मैंने, है ना। मैंने पढ़ाई की, वो काम किया। अच्छा ये बताओ कि जब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो कौन सा काम होता है? सर उसमें तो कुछ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई बातें नहीं होती है ना। पॉइंट बी नोटेड मिलॉट। ओके चलिए, कोई बात नहीं है, तो मजाक की बातें थी वो। लेकिन एनर्जी खर्च होती है ना। तो लूज इन एनर्जी, तो वो क्या, डेल्टा ई हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पहले मैंने खाना खाया, मजबूत था मैं, एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर, है। फिर मैंने 1-2 घंटा कंप्यूटर पर समय बिताया, पबजी खेला, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लगाए, फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए, तो फिर उसके बाद मैं थक गया। यानी इंटरनल हमारी एनर्जी कम हो गई, कुछ कैलोरीज जो हमारी हैं वो बर्न हो गई, तो भी वो इसीलिए काम बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वर्क ऐसे है। तो वर्क मतलब कि काम। अब काम मतलब कि कैसे करना है, तो जेन्युइन मैकेनिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको देखेंगे कि वर्क करना यानी कि किसी भी बॉडी का स्टेज में चेंज आना, पोजीशन में चेंज आना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स के थ्रू। अच्छा, फोर्स को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस न भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉडी यहां पे ऐसे रखी हुई है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो बोलती है कि मैं अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, वो उसी पोजीशन में या फिर उसी स्टेबिलिटी को अपना क्या करना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ तो यही कहता है कि जब तक कि उसकी क्या कर दे, उसमें तब तक फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है कि जब तक कि वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह या फिर उसकी कंडीशन में कोई चेंज ना आ जाए। थोड़ा सा चैप्टर का माहौल बना रहा हूं, है ना। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो फोर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसकी पोजीशन यहां से यहां आएगी, तो विदाउट फोर्स पॉसिबल तो नहीं होने वाला है ना। आप बोलोगे कि सर मान लो कि वेलोसिटी है, हाँ तो पहले भी वो कैसे था, स्टेबल था, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो भी वर्क नहीं आएगा, ठीक है। कि उसकी पोजीशन में यानी कि उसका न्यूटन सेकंड लॉ तो आना ही चाहिए, अदरवाइज वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आना ही चाहिए, यानी कि dp/dt चेंजिंग मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम चेंज होना चाहिए, जो भी रिदम पहले था वो रिदम अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज होगा तो वर्क आएगा। अच्छा, तो वर्क को मैं लिख देता हूं पहले ऐसे, है ना। वर्क को लिख देते हैं, आइए। तो वर्क को मैंने लिखा कि W = F.ds,
ऐसे ds नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते हैं, ds लिखना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये w आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है क्या, a डॉट b, जैसे आपने वेक्टर में मैंने आपको वीडियो में बताया था, a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा होती है। तो ए बी कॉस थीटा की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। तो इसी तरह सेम उसी वे में f डॉट s, क्या f डॉट s की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वर्क आएगी। अच्छा, तो हमने ऐसा कहा कि अगर सर मान लीजिए कि f डॉट s दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स का डॉट करने के बाद आपने मुझे सिखाया था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसका मतलब कि वर्क क्या है, स्केलर। तो ऑब्वियसली दिस इज राइट, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो हमने कहा कि ठीक है सर, फिर इसका डायमेंशन, फिर इसका बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है ना। तो फिर मैंने कहा कि इसका डायमेंशन क्या आएगा, तो मान लीजिए कि वो डायमेंशन क्या आ सकता है, हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो ये तो क्या है, डायमेंशन लेस है, डिग्री है ना, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। डायमेंशन यूनिट इसकी डिग्री होती है, मेजर किया जाता है उसमें। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एस मतलब फोर्स, एम एल टी माइनस 2, और ये एस डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको भी किससे लिखेंगे, एल से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो दिस इज द वर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क। चलिए आगे आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट की बारी आती है, यूनिट को भी देख लेते हैं सर। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इज कितना, अब देख सकते हो आप, न्यूटन मीटर, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और इसको जूल भी लिख सकते हैं, है ना। जूल 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 पता है, एनर्जी। उस तरह भी न्यूटन पर मीटर की कॉम्बिनेशन आप कभी भी देखो तो उसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और वर्क का और भी बहुत यूनिट होता है, जैसे कि 1 कैलोरी में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है ना। पता है कि नहीं पता आपको, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो लिख लीजिए उसको भी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, है ना। तो ये सब सारी चीजें वर्क से रिलेटेड है। तो डेफिनेशन जो हमने देखा कि वर्क के मतलब कि काम करना वो कैसे होता है, कि बॉडी की कंडीशन में चेंज होना चाहिए, वो चेंज कैसे आता है। हाँ मैंने बताया। दूसरी बात, अब हम लोग देखते हैं कि वर्क कैसे कैसे हो सकता है, कि किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव का, ध्यान दीजिए। कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस का मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस जितने भी हैं उन सारे फोर्सेस को भी मैं साइड में रख रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स हो और वो कुछ भी लग रहा हो, है ना। पोजीशन के ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत क्या, ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह, आपके पास मान लीजिए कि यहां से घूम के यहां पे आना है, तो आप डायरेक्ट आए, घूम के ऐसे घूम के यहां आए, या फिर ऐसे पाथ ऐसे घूम के फिर यहां आए, तो डजंट मैटर कि आप पाथ में आपकी वेलोसिटी कैसी थी, आपकी स्पीड कैसी थी, आप रिटार्ड करते हुए आ रहे थे कि एक्सेलरेट करते हुए आ रहे थे, डजंट मीन, कोई मतलब नहीं। इट्स ओनली डिपेंड फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। ध्यान देना, कंजर्वेटिव की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूंगा कभी, तो मैं उस टाइम पे आपको बोलूंगा कि ये कंडीशन ऐसे है, सो दैट्स व्हाई
आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट, है ना, जो मैंने अर्लियर डेज में आपको अर्लियर वीडियोस में बोल के रखा था। तो पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ये आपसे कोई पूछे कि एट द इंस्टेंट कितना वर्क हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इंस्टेंट में यार डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग नहीं मान पाएंगे उसमें, सो दैट्स वाई हमारे लिए वर्क डन हम लोग क्या मान सकते हैं, ठीक। तो ऐसी सारी चीजें हैं। अब जीरो वर्क डन भी आता है, जीरो वर्क डन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जीरो वर्क डन, तो जीरो वर्क डन क्या होता है? जीरो वर्क डन देख लीजिए। तो जीरो वर्क डन, वाह 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 क्या बात है। तो जीरो वर्क डन मतलब कि मान लीजिए कि कुली है, कुली, ठीक है, एक कुली है और वो क्या कर रहा है, बक्सा अपने सर पे लिया हुआ है, ऐसे ऐसे बॉक्स को सर पे लेके जा रहा है, वो कुली ऐसे लेके ढो रहा है ना। तो हम लोग जीरो वर्क डन क्या बोल सकते हैं? देखो बक्सा स्टाइल में ढो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो बक्से को जब हम लोग सर पे लेकर ढोते हैं या फिर कुली बक्से को सर पे लेकर ढोता है इस तरह, तो इस कंडीशन क्या होती है कि अब हमने कहा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो होगा, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो बक्से का हो रहा है, लेकिन कुली के रेस्पेक्ट में अगर कुली के ऊपर कोई जाके बैठ के देखे तो उसका डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का नहीं हो रहा है। और अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो भी रहा है तो ग्रेविटी की वजह से तो 90 डिग्री बन रहा है ना, लेके जा रहा है, नीचे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली ऐसे भी करके आप कह सकते हो। और रेस्पेक्ट में भी देखोगे तो बॉक्स के ऊपर जाके बैठ के देखो तो बॉक्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बॉक्स को बाहर से देख रहे हो तो पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या है? जीरो है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन by the कुली against gravity during कैरिंग के स्पेलिंग सही है ना आपकी? कैरिंग, कैरिंग अ बैग। तो ये कंडीशन है ना। तो ये सब सारी चीजें आप देख सकते हो बड़े आराम से। तो और भी होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री बने तो उस फोर्स की वजह से उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि ये है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कुली वाला ही कहानी है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे एक कंडीशन है। तो ये कंडीशन जब आपकी बनेगी ऐसे ही, देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है लेकिन ग्रेविटी के थ्रू जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। सो दैट्स व्हाई उसकी वजह से भी वर्क डन जीरो होता है कि जब वर्क डन क्या नाम है ग्रेविटी वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये वाली कंडीशन जो मैंने बताई, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो दैट्स व्हाई वर्क डन ड्यू टू ये कंडीशन जो भी आ रही है वो मैंने लिखा है, ये इसकी वजह से जीरो आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट पे ही आ गए, यानी कि सर्कुलर टाइप का कुछ ऐसे बन गया है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन आ रही है अपने पास। तो इसका मतलब ये है कि इसको ये कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के क्या है? इक्वल है, तो भी वर्क डन क्या आएगा? तो वर्क डन क्या आएगा अपने लिए? वर्क इज इक्वल्स टू जीरो ही आएगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो जीरो वर्क डन हमने दो चीजें बताई हैं इसमें भी, और बाकी चीजें थीटा से रिलेटेड तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके सामने डेफिनेशन F.S। तो अब हम लोगों की बारी आती है कि बहुत सारी चीजें मैंने इन्वायरमेंट बनाया, अब हमारी बारी आती है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल करें
और प्रैक्टिकली थोड़ा फील किया जाए, प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी फील किया जा सकता है। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग इसमें देखेंगे वर्क डन। सिंपल ऐसे देखते हैं, सिंपल पहले एकदम, है ना, एकदम सिंपल नहीं देखेंगे। हमने कहा कि मान लीजिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन एक लग रहा है, स्मूथ सरफेस है आपका, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है अपना, तो 2 kg फेवरेट है, हमेशा 2 kg लेके चलते 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां पे अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन, ओके। अच्छा, तो हमने कहा कि ज्यादा हो गया क्या आपको, कि हॉरिजॉन्टल में अगर है, अच्छा ये बताओ आप कि इस कंडीशन में दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर भी लग रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं आपको, जैसे ऐसे ऐसे ही जस्ट बोल के रखता हूं कि जो ये बॉडी है ना, ये ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, मैं बोल देता हूं ये चीज, नहीं तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आपको दुख होगा इस चीज से। तो मैंने कहा कि मूविंग इन ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करने वाली है। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कंडीशन ऐसी है तो देख लेते हैं इसको। तो ये आ रही है अपने पास, तो हमने कहा कि आ जाओ भाई। तो हमने कहा कि भाई वर्क जो होता है वो F डॉट एस, बच्चे सिली मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो हमेशा FS ले लेते हैं या फिर F इंटू एस बोलते हैं, गलत। हमेशा F डॉट एस बोलो आप, वहां पे गलती नहीं होगी आपसे। आप कॉस थीटा को बार बार भूल जाते हो फिर, है ना। तो ये सब सारी चीजें, तो इनको बार बार आपको मूविंग इन ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैंने बोल दिया, जा सकता है ऊपर, लेकिन मैंने बोला है, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो मैंने कह दिया कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वैसे ये सवाल मतलब ऐसे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है ना, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो भाई हॉरिजॉन्टल में ही वर्क निकालो, है ना, ओनली हॉरिजॉन्टल में वर्क निकालो। चलो, तो ओनली हॉरिजॉन्टल में ही हम लोग वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 10, तो दो मेथड है, तो क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट ले सकते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ f sin 60 आ जाएगा, इधर की तरफ 10 cos 60 आ जाएगा, दोनों एक ही लिखा है, f की वैल्यू 10। तो हमने कहा कि w x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, बात फंस गई है ना, कि कितने में, कितने टाइम में, कितने डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमने कह दिया मान लीजिए 2 मीटर, है ना, कितने पे, 2 मीटर पे हम लोग उसको दे रहे हैं, लेना भूल गए हम लोग, है ना। तो हमने कह दिया कि 2 मीटर पे है, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, 10 इंटू 1/2 इंटू 2, है ना, कट गया देखिए प्यार से, और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 10 जूल आंसर आ गई आपकी, ठीक है। तो सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन कैलकुलेट किया है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको स्टाइल से, कि सर ने बताया है इसको तो ऐसे यूज करते हैं, तो हमने कहा कि बिल्कुल यूज करो। तो ये क्या आ जाएगा, F फोर्स है तो वो कितना है 10, S कितना है 2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये है, देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो F S cos थीटा की वैल्यू cos 60। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, आंसर तब भी कितना आने वाला है, 10 जूल ही आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन इतना हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आगे आइए मूव करते हैं।
आइए अभी हम लोग देखने वाले हैं अगली कंडीशन कि हमने कहा कि बहुत हुआ है, अभी दो डायरेक्शन चलते हैं, है ना। हमने कहा एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए कि एक पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 6i कैप प्लस 2j कैप, है ना। इतने न्यूटन का हमने उसके ऊपर फोर्स लगा, और वो पहले इनिशियली कहाँ था, ओरिजिन पे था 0,0 पर। फाइनली फिर वो उसका पोजीशन चेंज हुआ और वो 2,5 पे चला गया, ठीक है, ऐसे हो। तो हमने कहा कि वर्क डन बता दो, पोजीशन में चेंज हुआ है, फोर्स भी लग रहा है, सो वर्क डन आएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, जो काम हम लोग एक डायरेक्शन, जब कभी भी 2D में पूछा जाए स्केलर है तो आप अलग अलग निकाल के ब्लाइंडली ऐड कर सकते हो, यू विल गेट आंसर आराम से। मक्खन वाली जो कहानी वही हो गई। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, Wx, दूसरा पार्ट क्या होगा, Wy। यानी Wx के लिए हम लोग एक ले लेंगे Sx, डिस्प्लेसमेंट इन x, और इसके लिए भी एक ले लेंगे Sy, है ना। आइए, तो हमने कहा कि Wx को क्या हमको लिखना चाहिए, Fx इंटू Sx। हमने cos थीटा नहीं लिया क्योंकि हम जानते हैं दोनों x में ही है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और Wy की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं क्या, Fy Sy, डिस्प्लेसमेंट इन y, फोर्स इन y, डिस्प्लेसमेंट इन x, फोर्स इन x। तो ये कंडीशन हमारे लिए है। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट पहले को। तो Wx Fx की वैल्यू कितनी है, 6। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2, है ना। इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, तो 2 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 12 जूल आ गया। फिर इसी तरह हम लोग Wy कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आएगा 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5, तो आ गया 10 जूल। और टोटल वर्क डन क्या होगा, हमने कहा कि ठीक है, W टोटल इज इक्वल्स टू Wx प्लस Wt। W टोटल की वैल्यू आ जाएगी कितना, 10 प्लस नहीं पहले नहीं है ना, 12 प्लस 10, है ना, 10 प्लस 12 प्लस 10, ये इज इक्वल्स टू 22 जूल। ये हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि यार हमने आपको पहले ही ये चीज वो डिस्क्राइब किया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सो यू कैन एड इट, सब्ट्रैक्ट इट ब्लाइंडली। नेगेटिव वर्क डन भी होता है, आपको नेगेटिव वर्क डन मैं बताता हूँ अभी। इसके बाद आप देखिए, हेडिंग डालिए नेगेटिव वर्क डन। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ वीडियो को, नहीं ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव वर्क डन, है ना। तो इस तरह बड़े आराम से क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है। बहुत इजी चैप्टर होता है ना, एकदम लल्लू लाल मक्खन की तरह चैप्टर होता है, ठीक है। आइए, अब हमने कहा कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। किस किस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले तो वर्क का आप वो लिख दीजिए, इसी के ऊपर हम लोग सब कैलकुलेट कर देंगे। देखो अब इसको हम लोग लिखते हैं खोल के, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर है और गेम पूरा किसके ऊपर है, पूरा गेम खेलेगा cos थीटा। गेम का गेमर कौन, ये गेमर है, ठीक है।
ये क्रीमर है। तो अब ये नेगेटिव कब आ सकता है? नेगेटिव वर्क डन, है ना, उल्टा वर्क डन। यानी कि यार तो नेगेटिव वर्क डन को आप ये भी कह सकते हैं, यार तुम काम बिगाड़ रहे हो यार, है ना, कभी बोल तुम काम बिगाड़ रहे हो यार, काम बना नहीं रहे तुम काम बिगाड़, यानी कि वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। कुछ कोई और कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर को उठा के ऊपर रख दिया, वो उठा के नीचे रख दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये मैकेनिकल में इसकी दूसरी लैंग्वेज है ना। तो उल्टा वर्क डन में भी वो किसी भी चीज को क्या करता है? डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जैसे कि फ्रिक्शन, कोई बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये है फ्रिक्शन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं बड़े आराम से, सब कुछ सारी चीजें 1 by 1 करके हमने डिस्कस किया है। तो ये मान लीजिए कि ये है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगता है ना। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट उसका यहां तक हुआ, तो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन अगर आएगा तो पॉजिटिव वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वाला F इंटू एस। नेगेटिव वाला क्या आएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 180, है ना। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से। तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, है ना। और यहां से ये भी दिख रहा है कि ये ब्लॉक को चलने नहीं दे रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है मोशन को, देखो ध्यान से। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, है ना। तो ये नेगेटिव, यानी कि एक एग्जांपल दिया मैंने फ्रिक्शन का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्प्रिंग का जैसे ले लीजिए, स्प्रिंग का देख लीजिए। स्प्रिंग क्या करती है? जैसे कि मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, यहाँ ब्लॉक है, इसको दबाएंगे तो कहेगी नहीं मैं नहीं दबाऊंगी, तो क्या करेगी? इधर की तरफ इसको पुश करेगी ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक इधर की तरफ पुश नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं, मैं लगा हूं, मैं धक्का दूंगा, उसको दबाऊंगा, तो ये एक्स दबेगी। लेकिन ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग के थ्रू वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग उधर फोर्स लगा रही है, तो स्प्रिंग पूछेगा कोई कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, तो वो नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। तो हमने नेगेटिव वर्क डन में अभी बताया कि गेमर कौन है? कॉस थीटा। अभी मैथमेटिकली समझते हैं, अभी हमने थ्योरेटिकल और ऐसे निजी जीवन पे बेस्ड सारी चीजों को जैसे डिस्कस किया। हमने कहा कि एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा कब कब नेगेटिव हो सकता है? इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन है, आप देख सकते हो। तो यानी कि 90 पे 0 होता है, 0 वर्क डन आ जाएगा। यानी कि ऐसे ये ब्लॉक है कोई, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, 0 वर्क डन, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस किया 90 से, थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, तो आप कॉस का ग्राफ जानते ही हो प्यार से, है ना। कब तक 90 होता है वो, सॉरी कब तक माइनस होता है वो, यहां से लेकर यहां तक। अब ये यहाँ पे 2 पाई आता है, और ये कितना है? ये 0 है। तो 0 और 2 पाई पे, अब यहां से लेकर यहां तक, अब ऐसे थीटा की वैल्यू ढूंढते जाओगे तो बहुत मिलेगा। ऐसे मैं जनरली बता देता हूं आपको कि पाई बाय 2 से लेकर पाई के अंदर, पाई तक भी कह सकते हैं, सॉरी पाई इज हियर, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम होती है -1। तो यहां से लेकर यहां तक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 3 पाई बाय 2 आ रही है। तो 3 पाई बाय 2 पे फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाय 2 का मतलब कि फोर्स ऐसे लगा होगा, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी 90 डिग्री है। तो क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेसर देन 3 पाई बाय 2, मतलब कि 270। मैं एक जनरल चीज इसी तरह बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? जनरल। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 270 से कम होना चाहिए, तो इस बीच में ऑलवेज वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस तरह भी आप देख सकते हो। नेगेटिव वर्क डन हमेशा मतलब कि क्या करता है? किसी भी पॉजिटिव वर्क के अगेंस्ट होता है, मतलब कि पॉजिटिव जो काम हो रहा होता है, तो इन द सेंस उसको क्या करता है? वो अपोज करता है और वो नहीं होने देता है ना। जैसे ये फ्रिक्शन, तो उसके लिए, उस नेगेटिव वर्क डन के लिए मोस्टली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है। और उल्टा पलटा टेढ़ा आड़ा चाहे जहां भी वो लगता है,
तो उसको अपने को देखना पड़ता है। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन क्या है। तो जनरली हम लोग देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू यानी कि 0 से π/2 के बीच में रहे, या फिर 3π/2 से 2π नहीं 3π/2 से लेकर यहां तक घूमते घूमते जब तक ये यहां ना आ जाए, यानी कि 2π में आप π/2 को और ऐड कर दीजिए, 360 में ऐड करेंगे आप 90 को तो आ जाएगा 4 कितना आ रहा है 450, राइट? नहीं 40 and 50, हाँ ठीक है। तो 450 यानी 450 तक आना चाहिए वो ऐसे। तो इस तरह आप करते जा सकते हो, लेकिन मेनली आपको 0 से 90 के बीच में है ना। तो 0 से किधर होना चाहिए 0 थीटा से 90 के बीच में। तो इसमें पॉजिटिव वर्क डन यहाँ पर जैसे 90 करोगे 0 वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। जैसे इससे बड़ा होगा थीटा देन आप नेगेटिव वर्क डन पाओगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं, आप देख सकते हो पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट नेगेटिव वर्क डन, सॉरी पॉजिटिव वर्क डन। तो थीटा से हमने डेफिनेटिव मेथड जो f.s होता है, एक डॉट प्रोडक्ट का मेथड होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने फाइंड किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन कब आता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन को भी ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात की बहुत लोग बोलते हैं सर थीटा इतना हुआ तो ऐसे, तो मैं उनके लिए यही सजेशन दूंगा कि जस्ट यू थिंक अबाउट cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एट दिस एंगल, है ना। देन यू कैन इजीली इवैल्यूएट द साइन ऑफ वर्क डन, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर, ठीक है। तो आप बड़े आराम से उसको देख पाओगे कि क्या वैल्यूज आ रही है। इधर मैंने cos का भी आपको क्या ग्राफ बना के दिया है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन दिस एंगल टू दिस, ठीक है। ये सब सारी कंडीशंस हैं वर्क डन से रिलेटेड। तो पॉजिटिव वर्क डन 0 से 90 के बीच में, जैसे ही 90 0 पॉजिटिव नहीं उसको बोला जाता है 0 को, ठीक है। और नेगेटिव का भी मैंने बताया कि वो कहां से कहां होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा, 270 से छोटा, है ना। तो ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वर्क डन का जो पूरा जनरल इंफॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन, 2 क्वेश्चन भी हमने देखा कि कैसे उसको किया जा सकता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.s कैसे लगाया जाता है। अभी हम लोग इसके ऊपर बड़ा एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आने वाली है। और फिर पूरे चैप्टर के लिए एक रामबाण हो जाएगा, रामबाण जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, वो हो जाएगा। हर जगह हर एक कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको घुसेड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ो, खूब लड़ो।